हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज हम लोग 12th का एलपीजी वाला जो चैप्टर है, जो चैप्टर 3rd आपको एनसीईआरटी में मिल सकता है। बाकी सारे बुक में आपको किसी भी पॉइंट में मिलेगा, किसी में 4th में मिलेगा, किसी में 5th में मिलेगा। वो डिपेंड करता है किताब कौन सी आप लेते हैं, ठीक है। और ये मेन बेसिक है कि एनसीईआरटी का ये 3rd चैप्टर है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं इससे, और हर साल पेपर में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिला है इस चैप्टर से, क्योंकि इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है बेटा, तो इसके जो बाकी पीछे के टॉपिक्स थे मैंने बता दिए थे, मतलब लिबरलाइजेशन और बैकग्राउंड पूरा कंप्लीट हो गया था। अब प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बचा हुआ है, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट्स कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, इन 2 ways। 2 तरीके से आप प्राइवेट कंपनीज को, मतलब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदल सकते थे। पहला था बाय द विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर्स, एंड दूसरा बाय आउटराइट सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। कहने का क्या मतलब हो गया? देखो, कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी गवर्नमेंट जो होती थी, अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था, हमारा क्या हो रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पास, जो पब्लिक सेक्टर पीएसयूज थे, ये बहुत अच्छा क्या रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं जनरेट कर पा रहे थे? रेवेन्यू बहुत अच्छा इनका जनरेट नहीं हो रहा था। पैसा तो था नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पैसा इस्तेमाल हो रहा था वो किसके लिए? सोशल सिक्योरिटी या डिफेंस पर्सनल्स के या डिफेंस पॉलिसीज में पैसा जा रहा था। अब पीएसयूज क्या कर रही थी? रेवेन्यू को जनरेट कर नहीं रही थी अच्छी। दूसरा, जब रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं तो ऑब्वियस बात है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे पैसा इकोनॉमी में आ सके। और दूसरा सबसे बड़ी बात मामला हो गया था कि आपने किससे लिया था? वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया था, वो भी $7 बिलियन के आसपास, ठीक है। तो इन्होंने कंडीशन रख दी थी, कंडीशन रख दी थी कि मार्केट खोलिए। अब मार्केट खोलने का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब है कि आपको कुल मिला के हर जगह से पैसे की जरूरत हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि दे हैव टू पुट, मतलब कि उनको सबसे पहले तो कंट्री को पहले रखना है। बिक जाने तो जो हो रहा है बिकने तो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कंट्री फर्स्ट आती है, कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी पहले आती है और कंट्री को कैसे बचाया जाए। तो मामला ये चल रहा था। तो किसी 2 तरीके से आप किसी भी पब्लिक कंपनी को आप चेंज कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम अ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है। अब क्या करो? कहने का मतलब यह है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो भी तुम्हारी मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, मतलब मैनेजमेंट है हुआ, ठीक है, मैनेजमेंट हुआ, और उसके जितने भी तुम्हारे ओनरशिप है, उसकी ओनरशिप है, इसको क्या करो? चेंज कर दो। इसकी कंट्रोलिंग पावर किसके पास चली जाएगी? किसी प्राइवेट के पास चली जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल अगर एग्जांपल लें तो एलआईसी वाला मामला चल रहा था, उसके बाद से एमटीएनएल वाला मामला चला, ठीक है, उसके बाद से बीएसएनएल वाला मामला चला, ठीक है। बीएसएनएल तो मान लो खत्म ही हो गया है, इसको तो इंक्लूड नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा, बट एमटीएनएल वाला भी है, इसको बाद में क्रॉस बोइंग में रिलायंस ने ले लिया था, वो किसी को पता नहीं। खैर, अब क्या हुआ कि या तो आप ओनरशिप को बदल दीजिए, या तो फिर मैनेजमेंट के प्रोसेस को पूरी तरीके से चेंज कर दीजिए। कंट्रोल पावर किसके पास चली जाए? प्राइवेट होल्डर्स के पास चली जाए। दूसरा आता है बाय आउटराइट सेल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। बाय आउटराइट सेल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, सीधे बेच दो, काम ही खत्म हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। कोई मामला मैनेजमेंट सजेंटमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, सीधे कंपनी को बेच ही दो। सब कंपनी उम्पनी सब बेच बाच के सब खाप, सीधे प्राइवेट ओनरशिप ट्रांसफर कर दो, ठीक। अब उसके बाद से आता है प्राइवेटाइजेशन के मेन मॉडल की बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग इम्प्यूटेशन टू द इनफ्लो ऑफ अ एफडीआई। किसकी बात हो रही थी? प्राइवेटाइजेशन जो था ये प्रोवाइड कर रहा था, ये कह रहा था कि हमको चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था। सीधे सीधे जो होता कि हमारे प्राइवेटाइजेशन, अब देखो प्राइवेटाइजेशन कोई एक मॉडल की बात नहीं हो रही है कि किसी एक कंपनी को आप पीएसयूज को बेच दिए, हो गया काम, आपका काम 25 उसी में टाइट है। ये बात ये भी कह रहा था कि आप बाहर की कंपनियों को भी अंदर आने की बात करिए। ये सिर्फ खाली पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स को बेचने के लिए नहीं कह रहा था, ये भी कह रहा था कि आप यूनिट्स को बैठाइए, प्राइवेट सेक्टर्स को बैठाइए, प्राइवेट यूनिट्स को बैठाइए, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो बाहर हो। तो ये इस बारे में भी बात कर रहे थे। Improve the efficiency of PSUs by giving them autonomy in taking a managerial decision। मैंने तुमको शुरुआत में बताया था कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म के पहले क्या करती थी? स्पून फीडिंग किया करती थी। ये लो बेटा, ये भी तुम काम कर लो, तुम ये भी काम कर लो, बेटा मेरा बाहर नहीं जाएगा, बेटा मेरा घूमने नहीं जाएगा, हाँ बेटा मेरा टट्टी करने नहीं जाएगा। पता चला कि सब बराबर हो गया, सब बराबर हो गया। बेटा ऐसा कर दिया कि बाथरूम रंगीन हो गया। तो इसी चीजों को क्या करना था? सही करना था,
क्या करना था, इन्हीं चीज़ों को आपको सही करना था। इन द सेंस का मतलब है कि इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए, पीएसयूज की इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू, अब उनको डिसीजन लेने दो ना। अब वो पीएसयूज हैं, वो बड़ी कंपनी है, उनको डिसीजन तो कम से कम लेने दो कि वो करना क्या चाहती हैं आगे। इन द सेंस का मतलब ये है कि वो कैसे अपने इफिशियंसी को इंक्रीज करेंगे, कैसे वो काम करेंगे, सबसे पहले उनको डिसीजन तो लेने दो। आप पेरेंट्स कब तक बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे आप पेरेंट्स? एक समय के बाद उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो वही बात यहां भी हो रही थी कि गवर्नमेंट स्पून फीडिंग कर रही थी पीएसयूज को, स्पून फीडिंग, लो बेटा ये भी कर लो, लो बेटा वो भी कर लो। ऐसे नहीं होता है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आपको कभी ना कभी पीएसयूज को छोड़ना ही पड़ता, चाहे आप कुछ भी कर लेते। तो वो जो स्पून फीडिंग वाला मामला था वो नहीं करना था, उनके मैनेजरल डिसीजन को आपको खुद लेना था। सम पीएसयूज हैव अ स्पेशल स्टेटस, कुछ पीएसयूज को क्या दिया गया, कुछ स्पेशल स्टेटस दिए गए थे, जिसमें बात कर रही थी कि मतलब कि जैसे मिनी रत्नाज, महारत्नाज और नवरत्नाज की बात हो रही थी। ठीक है, ये उसकी बात कर रहे थे। अगर हम महारत्ना की बात करें तो महारत्ना में कौन कौन इंक्लूड हो रहा था? आईओसीएल, महारत्ना में इंक्लूड कौन हो रहा था? आईओसीएल, ठीक है, इंडियन ऑयल, उसके बाद से सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिनी रत्नाज की बात करें तो मिनी रत्ना में इंडियन रेलवे आ गया था, इंडियन रेलवे इंक्लूड हो गया था। मिनी रत्नाज में इंडियन रेलवे इंक्लूड हो गया था। भारत संचार निगम लिमिटेड हो गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी आ गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी आ गया था। भारत संचार आ गया था, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, और हम अगर नवरत्नाज की बात करें तो नवरत्नाज में तुम्हारा आ गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे क्या थे? प्राइवेट सेक्टर्स के यूनिट थे। ठीक है बेटा, चलो अगले सेक्टर में हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है। अब आ जाओ, देखो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि आपको अपना मार्केट पूरी तरीके से खोलना था, अब ग्लोबल होना था। ग्लोबल इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि अभी मोदी जी चिल्लाते नहीं है, कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। तो ये सब जो सारे मामले हो रहे थे, ये मामले अभी से नहीं, ये मामले 1990 से ही चल रहे थे कि आपको ग्लोबल होना था। ग्लोबल इन द सेंस का मतलब ये है कि मार्केट बाहर का भी अंदर आए और अंदर से भी मार्केट बाहर जाए। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, इसमें ये हो रहा था कि मोस्टली आप ग्लोबल किस फेनोमेना में हो सकते थे? आप हो सकते थे आउटसोर्सिंग में। ठीक है, किसमें? आउटसोर्सिंग में। अब आउटसोर्सिंग ये कहता था कि कंपनी हायर्स अ रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, mostly from other countries like a legal advice, computer science, advertisement या security, and many services such as a voice based business या जिसको कह सकते हो BPO या कॉल सेंटर। अब पूरा का पूरा मामला क्या हो गया? देखो, BPO मतलब क्या हो गया? तुम्हारा जो बिजनेस प्रोफेशनरी ऑफिसर्स होते हैं या जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, ये देखोगे कि बाहर के जो तुम्हारे बड़े बड़े जो ग्रुप्स, जाइंट्स ग्रुप होते हैं, वो यहाँ पे अपना कॉल सेंटर बना लेते हैं और यहाँ के लोगों से फ़ोन करवाते हैं। हेलो माई सेल्फ नहीं होता है, जो US वाली एक्सेंट वाली लैंग्वेज होती है, हेलो माई नेम इज़ ये डेनी गोंजाल्विस, आई एम कॉलिंग टू हेल्प यू असिस्ट ऑन पार्टिकुलर थिंग्स। ये वाला जो चलता है, एक्सेंट जो चल रहा है अंग्रेजी वाला, तो वो जो पार्टिकुलर प्रोसीजर था वो किस में चलाया था? ग्लोबलाइजेशन में चलाया था। देखो, ग्लोबलाइजेशन का नॉट इन अ पार्ट ऑफ ये सिर्फ नहीं था कि सिर्फ आपको आउटसोर्स ही करना था, इसमें कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। अगर अभी की बात करें तो अभी तो आउटसोर्सिंग इतनी तगड़ी हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इतना ज़्यादा तगड़ा हो गया है। अब देखो वीडियो एडिटिंग वगैरह देखो, अब सब कुछ तो क्या हो गया है थ्रू द इंटरनेट। जब से इंटरनेट बर्स्ट हुआ तो आउटसोर्सिंग मतलब कितना आसान हो गया था कि कोई इसकी दिक्कत ही नहीं थी। अब वीडियो एडिटिंग तुमको करना है तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइबर पे जाइए, फ्रीलांस पे जाइए, आप किसी को $10-5 रुपया दो, तुम्हारा वीडियो एडिट हो जाएगा। वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द वीडियो और व्हाट यू ट्राइंग टू, मतलब करना क्या चाहते हो उस वीडियो के साथ। कॉमर्शियल वीडियो है, एडवर्टीजमेंट के लिए है, वो किस चीज़ के लिए, वो डिपेंड करता है। अब आप क्या कर सकते थे? अब आप आउटसोर्स के थ्रू राइटिंग कर सकते हैं। राइटिंग का मतलब क्या हो सकता है? अब आप बुक लिख सकते हो, अब आप किताब लिख सकते हो, फाइबर पे जाओ, फ्रीलांसर पे जाओ, book.com पे जाओ, किसी पे भी जाओ, तुमको क्या कर सकते हो? तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। अब तुमको ट्रांसक्रिप्शन भी मिल गया है। कहने का मतलब ये है कि आप बाहर के किसी भी आदमी से काम करा सकते हो, चाहे वो US का हो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, सब कुछ क्या हो गया? जुड़ गया है।
तो ग्लोबलाइजेशन में ना सिर्फ ये मामला हो रहा था कि सिर्फ खाली बीपीओ या कॉल सेंटर की बात हो रही थी, ना सिर्फ लीगल एडवाइस, कंप्यूटर साइंस, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी की बात हो रही थी, ओवरऑल सर्विसेज की भी बात हो रही थी। मतलब कि ओवरऑल किस लेवल पे आप सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे थे। अब तो आजकल बैंकिंग सिस्टम्स भी आ गए हैं आपके, जो बैंकिंग सिस्टम्स जो कंसीडर किए जाते हैं, बैंकिंग सर्विसेज कंसीडर की जाती हैं, ये भी तुम्हारी किस में चली आई, आउटसोर्सिंग में चली आई, जो कि किसकी पार्ट थी, ग्लोबलाइजेशन की पार्ट थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, ये किसका सक्सेसर था, सक्सेसर मतलब क्या हो गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ऑफ अ ट्रेड एंड टैरिफ एग्रीमेंट की अगर हम बात करें। अब ये क्या था, जो गैट था, गैट का ही इनिशियल पार्ट था तुम्हारा क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ। करीबन 23 कंट्रियों को मिला के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया गया था। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से कह सकते हो कि एक तरह से धोखा था किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। कुल मिला के बात यही थी, ठीक है, 100 की सीधी बात। भले ये इसको कितना बढ़ा चढ़ा के बोल दें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट वो पार्ट बहुत अच्छा है, कुछ नहीं, ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को पूरी तरीके से तोड़ने के एक तरीके से क्या था, पूरा फंडा तैयार किया गया कि बड़ी बड़ी कंट्रीज मिल के उनको क्या कर रही थी, उनको पूरी तरीके से तोड़ रही थी। अभी मैं समझाता हूं कि कैसे तोड़ रही थी। देखो अब क्या हुआ कि ये बात कर रहे थे, देखो ये दिखाने के दांत कोई और, खाने के कोई और, ये बात कर रहे थे कि मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, किसकी बात कर रहे थे, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे थे। मल्टीलैटरल का मतलब क्या होता है कि एक तरफ जाना और एक तरफ से आना। मतलब कि अगर इंडिया से ट्रेड हो रहा है, अगर इंडिया ट्रेड कर रही है, क्या ट्रेड कर रही है, इंडिया ट्रेड कर रही है, तो इंडिया कई जगह ट्रेड कर सकती है, नॉट इन अ सिंगुलर कंट्री, कई जगह ये अपने पैरों को पसार सकती थी। मतलब कि ओवरऑल कंट्री में आप कहीं भी क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। दूसरा ये बात करती है प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कंट्रीज इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर अ ट्रेडिंग पर्पस। सारे कंट्रियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकें। ये एकदम झूठी बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, किताब में लिखा हुआ है, आपको याद करना है, बट ऑन अ जनरल नॉलेज इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक। उसके बाद से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज करिए, जितना हो सके उसका इस्तेमाल करिए बढ़िया तरीके से। उसके बाद से बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल, बायलैटरल ट्रेड या मल्टीलैटरल ट्रेड का मतलब होता है कि किसी दो कंट्री के बीच में क्या हो गया, बायलैटरल ट्रेड हो गया। और मल्टीलैटरल ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि एक कंट्रीज कई डिफरेंट कंट्रीज के साथ क्या कर रही हो, ट्रेड कर रही हो। जैसे मैं बोलूं कि अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रही है और चाइना इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, तो ये हो गया बायलैटरल। अगर मल्टीलैटरल की बात करें तो इंडिया चाइना के साथ भी ट्रेड करेगी, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करेगी, साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड करेगी, श्रीलंका के साथ ट्रेड करेगी, मलेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ, इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ। ये क्या हो गया, मल्टीलैटरल ट्रेड हो गया। उसके बाद से आ रहा था ट्रेड एज वेल एज नॉन ट्रेड बैरियर्स जो थे, ठीक है, जो कंट्रीज ने बैरियर्स लगा के रखे हुए थे ट्रेड्स पे, उनको हटाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बैरियर हटाइए ताकि क्या कर सके, मार्केट खुल सके और इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू या ग्लोबलाइजेशन के थ्रू या कमोडिटीज के आने जाने का एक क्या हो सके, एक पूरा का पूरा प्रॉस्परस नीड तैयार हो सके, एक पूरा का पूरा गेटवे तैयार हो सके, कमोडिटी जाए, कमोडिटी आए, उस पर किसी प्रकार का कोई टैरिफ ना लगा हो, कोई भी ट्रेड बैरियर्स ना लगा हो। तो ये बात कर रहे थे। देखो कॉन्क्लूटिव वे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया था, बड़ी 23 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड थी, ठीक है। अब इनका मामला ये था कि जैसे यूएस से हमने क्या किया कि हमने ग्लोबलाइजेशन के थ्रू या एलपीजी के थ्रू हमने मार्केट तो खोल दिया था, मार्केट खोल दिया। अब यूएस क्या कर रहा था, यूएस सामान बेच रहा था इंडिया की तरफ, बट इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया यूएस को सामान बेच ही नहीं पा रहा था। ये तो एक फंडा तैयार किया गया था कि आप अपने मार्केट को खोल दीजिए, आपके मार्केट में हम अपने जो मार्केट्स, जो चीप क्वालिटी के मार्केट्स थे उसको हम घुसेड़ देंगे, उसके बाद से हम अपने लिए आपका मार्केट बंद कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कॉन्क्लूटिव वे में तो यही हुआ ना हमारे साथ। 1991 में हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसी के पास हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं बचा हुआ था। अब क्या हो गया कि इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस या बड़े बड़े जो तुम्हारे जाइंट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उसके बाद से वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब आए और ये सब कहे कि ऐसा है कि चलो ठीक है हम तुमको लोन देंगे। लोन के साथ इन्होंने क्या किया, कंडीशन रख दी। क्या कहा, कंडीशन रख दी। कंडीशन ये रखी कि भैया ऐसा है कि मार्केट खोलो तुम अपना, तो मार्केट खोल दिए। अब वो उधर से मार्केट से अपना सामान भेज रहे हैं, तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ नहीं, उधर से वो सामान अंदर की तरफ डाले और तुम्हारा क्या हो गया, सारा नुकसान हो गया। तुम्हारी इकोनॉमिक पॉलिसी में तो तुम्हारा तो डेवलपमेंट होना चाहिए था ना। तुम्हारे किसी भी कम्युनिटी का नाम बताओ जो आज से 100 साल पहले या 70 साल पहले तुम इस्तेमाल कर रहे हो। कोका कोला जब 90s 80s का रिफॉर्म के पहले कोका कोला यहां से भागी क्योंकि टैरिफ बैरियर बहुत तगड़ा हो चुका था, ठीक है। अब जैसे ही टैरिफ बैरियर खोला, कोका कोला आई। अब वो पापा है, वो कंपनी पापा है, वो बेवरेजेस में वो पापा है सबकी।
उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। आपने छोटी छोटी कंपनियां जो थी बेचारी, वो कोई थम्स अप बनाई गई, हाँ, अब ये सब आए बड़ी बड़ी कंपनी, कोका कोला आए और एक बार कहा कि ये लो पैसा तुम्हारे मुंह पे मारा, ये लो, और 2 कंपनी अपनी खरीद लिए। तो तुम उस पार्टिकुलर जाइंट से, जो जाइंट 100 साल से उस मार्केट को एडोर करके रखा हुआ है, मार्केट को कंट्रोल करके रखा है, तुम उसके साथ फाइट कर ही नहीं सकते थे ना। और वो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, वो एकदम लोअर क्वालिटी पे तुमको दे देते, वो ये लो भैया, ये लो 5 रुपए का सामान। गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी भी है, गलती हमारी भी है। यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लोगों को बेवकूफ़ समझते थे, कंज्यूमर को एज ए कंज्यूमर नहीं समझ के सिर्फ उनसे क्या समझते थे कि उनसे प्रोडक्ट हम खाली बेचेंगे, उनसे पैसा लेंगे। मामला तो खाली गड़बड़ी एक तरफ से ताली नहीं बजी थी, यहाँ पे ताली तो दोनों तरफ से बजी थी। अगर मार्केट खुला गया था उनके लिए तो मार्केट ठीक था, बट आखिर में मार्केट अगर उनके लिए खुला लास्टली में, तो गलती तो आपकी भी थी। आपने भी अपने प्रोडक्ट में उतना अच्छा R&D नहीं दिया, ठीक है, और इतना अच्छा आपने प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं दी लोगों को, तो इम्पैक्ट तो एक तरफ से था नहीं, इम्पैक्ट दोनों तरफ से पड़ा। तुमने गलती की, उसने फायदा उठाया, काम हो गया, काम 25, ठीक। तो ये मामले थे। अब चलो चलते हैं इसके जो तुम्हारे असेसमेंट दिया हुआ है रिफॉर्म का, उसको देख लेते हैं। आ जाओ इसको देखते हैं। अब ये इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिफॉर्म की बात कर रहा था, उसके असेसमेंट के बारे में बात कर रहा था। इसको देखना है कि कैसे असेस करते हैं। आओ देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि देखो जीडीपी ग्रोथ करीबन 1980s या 1990s के आसपास हमारी 5.6% के आसपास थी, और 2012 से लेकर कह सकते हो कि 2012 से लेकर 2017 तक हमारी 9.5% के आसपास हमारी जीडीपी थी सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में करीबन हमारा 9% के आसपास हमको जीडीपी देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम बात करें तो अभी की जीडीपी थोड़ी सी डाउन है, और क्योंकि वो कोरोना की वजह से या बाकी जो तुम्हारे इकोनॉमिक पॉलिसीज हुई थी उनकी वजह से हमारी जीडीपी अभी फिलहाल डाउन है, ठीक है। अब देखो, अब ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन, इस पार्टिकुलर प्रोसेस में क्या हुआ था, जीडीपी ग्रोथ तो दिखने को हमको मिल रही थी कि जीडीपी ग्रोथ इतनी थी, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ इतनी थी, बट देखो सिनेरियो क्या हो गया, जीडीपी ग्रोथ का जो रेट था बहुत तेजी से भाग रहा था, और डेवलपमेंट सिर्फ एक ही जगह हमको दिख रहा था, वो था सिर्फ सर्विस सेक्टर। वो सिर्फ हमको कहाँ दिख रहा था, वो सिर्फ हमको सर्विस सेक्टर में दिख रहा था, और कहीं हमारा डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, ठीक है, और कहीं हमारा डेवलपमेंट हो नहीं रहा था। इंडस्ट्रीज की एकदम लगी पड़ी थी, एग्रीकल्चर को तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मामले चल रहे थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स का जो सबसे पहले कारण बना, ये एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डिक्लाइन हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स मतलब कि रिपोर्ट फ्लक्चुएशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा था, बट कभी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, फिर बहुत तेजी से नीचे आ रहा था, मतलब फ्लक्चुएशन दिख रहा था। डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो भी रहा था और नहीं भी हो रहा था, ठीक है। ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर मैंने तुमको बताया ही है, हमको कहाँ देखने को सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हमको देखने को मिल रही थी। अगर हम लास्ट वाले प्लान की बात करें, 2012 से 2017 तक रहा, उसमें जीडीपी रेट हमारा करीबन 9 से 9.5% मैंने ऑब्वियसली बताया था। एग्रीकल्चर करीबन 4 से 4.2% के आसपास दे रहा था, इंडस्ट्री 9 से 10% के आसपास दे रही थी, और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो वो करीबन 10 से या 10 से ऊपर का हमारा रेट दिखा रहा था डेवलपमेंट का। देखो, बहुत तेजी से कोई चीज बहुत डेवलप होती है, बहुत तेजी से बहुत जो ऊपर चीजें जाती हैं, बहुत तेजी से नीचे भी आती हैं, ठीक है। तो जो स्कॉलर्स ये कहते थे कि अगर ये जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। प्रोसेस में जो धीमापन होना चाहिए, मतलब कि धीरे धीरे जो आपको डेवलप होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट यहां हमको देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो जो स्कॉलर्स थे साफ सीधा कह दिया कि मामला जो है वो गंभीर हो जाएगा अगर आप इस तेजी से डेवलपमेंट करेंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस एकदम नहीं है, आपको इतनी तेजी से आगे नहीं जाना है। उसके अगर हम बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के जो लोग थे, जो बाहर का पैसा यहाँ पे लगा हुआ था, तो 90s से 1991 के पहले करीबन यूएस का $100 मिलियन के आसपास का पैसा लगा था, और अगर हम 2015 तक की बात करें तो करीबन 73.5 बिलियन, मतलब 73.5 बिलियन, और अभी की अगर हम बात करें 2019-20 में तो करीबन 300 से $350 बिलियन के आसपास पैसा लगा हुआ है। अभी तो थोड़ा सा मार्केट रेट अभी डाउन है, तो अभी तो कम आपको मिलेगा, बट इस समय के हिसाब से 73.5 बिलियन के आसपास था 2014 और 15 में। ये तो इसका बेसिक है जो असेसमेंट हम कर रहे थे। देखो ऐसा था ना, ये 1950s के बाद 1947 तक तो ठीक है, कंट्रोल ऑफ पावर तो उनके पास थी, चली गई उनका। देखो सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि गलती कहाँ पे हो गई, गलती हमसे ये हो गई कि हमने क्या कर दिया कि स्पून फीडिंग कर दी, जो हमारे यहाँ होता आया है, जीवन भर वही लोग करते आए हैं,
और उसी का खामियाजा हमें भरना पड़ा कि ये हो गया कि जब स्पून फूडिंग आप किसी को करते हैं तो वो अपने पे आपको खड़ा नहीं हो पाता है। फाइनेंशियल सिस्टम पे हम अगर देखें, बैंकिंग सिस्टम पे देखें तो वो भी खड़ा नहीं हो पाया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर के तो कोई बात ही नहीं, गिने चुने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे। अगर हम बात करें स्टील के थे, तुम्हारे सीमेंट्स के थे, टेक्सटाइल्स के थे, गिने चुने थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, उसके पीछे पीछे प्राइवेट सेक्टर जा रहे थे। मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में समझाया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट आगे की तरफ जा रही थी और उसके पीछे पीछे प्राइवेट सेक्टर्स लगे हुए थे कि चलो गवर्नमेंट जो करेगी उसके पीछे पीछे हम भी काम करेंगे। बट डेवलपमेंट प्रोसेस में दोनों का अलग अलग काम है। एक तरफ गवर्नमेंट गरीब लोगों के हिसाब से सोचेगी और एक तरफ प्राइवेट सेक्टर्स इस हिसाब से सोचेंगे कि हम अमीरों को कंट्रोल करें, मतलब प्राइस मेकिंग में। तो ये मामला ऐसे होना चाहिए, पूरा डेवलपमेंट ऐसे पूरा का ओवरऑल कैप्चर करना था आपको। आप पीछे पीछे जा रहे थे, ना इधर बढ़े ना इधर बढ़े, मामला गंभीर हो गया आपका, देश की स्थिति एकदम लग गई। अब इसके बाद से जब ये आए पैसा लेके, यूएस वाले जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक जब पैसा लेके आ रही थी तो वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रख दी कि ऐसी ऐसी बात है। भाई ये बताओ, अगर कोई तुमको वर्ल्ड बैंक भी अगर पैसा दे रही है तो उसमें अगर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, बड़ी बड़ी कंट्रीज का पैसा कहाँ से आया था? ऑब्वियस सी बात है, वो इंटरनेशनल मार्केट से ही तो पैसा उठाया गया था। इतना पैसा अगर किसी को आप उधारी देते हैं तो किस वजह से आप देंगे? इसी वजह से मार्केट से ही तो पैसा वो उठेगा, कहीं ना कहीं तो वो मार्केट से ही पैसा उठा है। किसी न किसी बड़े बड़े जो लीडर्स हैं या बड़े बड़े जो उसमें इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाए हुए थे। और इंडियन मार्केट कोई छोटा मोटा मार्केट तो था नहीं, इंडियन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट था, करीबन हमारे 90 से 100 करोड़ के आसपास आबादी थी। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात थी। तो कंडीशन तो यही थी कि भैया मार्केट खोल दो, हम अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में डाल देंगे। और वही हुआ, भी वही हुआ। देखो कैसे होता है, देखो अब इसमें क्या आता है। पहला तुम्हारा आता है रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। पहला ही तुम्हारा या रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर की बात कर लो, या बात कर सकते हो तुम ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट की, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट की। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की बात करते हैं तो ग्रोथ तो हमको देखने को मिल रही थी, ग्रोथ हमको देखने को मिल रही थी, बट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे घंटा कुछ नहीं था हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे घंटा कुछ नहीं था। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इतने बड़े थे नहीं। एम्प्लॉयमेंट करीबन 3 से 3.5% के आसपास हमको एम्प्लॉयमेंट नेचर देखने को मिल रहा था। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 3-3.5% अगर आपको 10 साल के एक डिकेड में मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही थी हमारे यहाँ। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट था, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कोई जॉब नहीं थे, और वो जो बाहर वाली कंपनीज थी वो यहाँ पर बैठना नहीं, वो तो डंपिंग कर रहे थे ना। शुरुआत जब 1990s की बात हो रही थी तो वो डंप कर रहे थे माल को, फिर धीरे धीरे फैक्ट्रीज बैठने लगी, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट दिखा, बट उस लेवल का नहीं दिखा जिस हिसाब से हमको दिखना चाहिए था। अगर हम रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर की बात करें, किसकी बात करें, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की बात करें, तो ये तो एकदम गंभीर ही हो गई थी एकदम। इसको तो समझ लो कि एकदम कोई देखने वाला तक नहीं था कि एग्रीकल्चर है भी हमारे पास, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन करीबन 60 से 65% के आसपास पॉपुलेशन जो थी वो ऑलरेडी इस पर डिपेंडेंट थी। तब भी इसको कोई देखने वाला नहीं था। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। सब्सिडी को हटा दी गई, सब्सिडी को हटा दिया गया, फर्टिलाइजर से जो सब्सिडी दी जा रही थी उससे हटा दिया गया इसको। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको हटा दिया गया कि हटाइए इसको, कोई जरूरत नहीं है सब्सिडी देने का। सब्सिडी दे दिया। जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो छोटे मोटे फार्मर्स थे, उनके तो काम 25 हो गया। अब वो कहां से बजाएंगे? उसकी वजह से अब क्या हो गया, मार्केट, अब ये जो पूरा का पूरा ओवरऑल वैल्यूएशन थी, जब सब्सिडी के हटने की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई, नीचे डाउन हो गई। अब लोग गेहूं चावल नहीं उगा रहे थे, फूड ग्रेन्स नहीं उगा रहे थे, फूड ग्रेन से कोई मतलब ही नहीं था, फूड ग्रेन से कोई मतलब नहीं था, फूड ग्रेन से ऐसा कोई मतलब नहीं था। अब लोग किसकी तरफ चले गए? लोग चले गए कैश क्रॉप्स की तरफ। लोग कैश क्रॉप्स की तरफ चले गए, जो पैसा दें, वैसे क्रॉप्स जो पैसा दें। अब गेहूं चावल की बात नहीं हो रही थी। सोचो किसी समय 2011 तक यूएस से ज्यादा हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, क्या, वीट हम एक्सपोर्ट करते थे। 2011 के बाद ये जो इनिशियल अमाउंट हुआ वीट में वो डिक्लाइन हो गया। 2011 तक वीट हम एक्सपोर्ट किया करते थे, डिक्लाइन हो गया। लोग स्विफ्ट कर गए तुरंत कैश क्रॉप से। ऑब्वियस सी बात है, लोग स्विफ्ट करेंगे। अगर उनको फायदा नहीं होगा अगर किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है वो शिफ्ट करेंगे। दूसरा, मिनिमम जो सेट प्राइस था या मिनिमम सेलिंग प्राइस था, इसका कोई डेविएशन ही नहीं था। आप किसी भी मार्केट में हो, अगर जो गांव के बच्चे देख रहे होंगे या जो गांव से जुड़े हुए बच्चे होंगे, उनको पता होगा कि गेहूं और चावल का रेट इस समय क्या है। हमारे समय अगर मैं बात करूं आज से 5 साल पहले की, तो रेट तुम्हारा 15 रुपए किलो के हिसाब से गांव में बिकता था, या 16 रुपए मान लीजिए।
और आज भी वो 16 या 17 या 18 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। हर साल अगर इन्फ्लेशन का 6% भी मैं इंक्रीमेंट करता हूं तो आज से 5 साल के कम से कम 30% वैल्यूएशन इंक्रीज होनी चाहिए। अगर मैं 16 रुपए की बात करता हूं तो 16 रुपए में 30% जोड़ लीजिए, 3 छक्के 18, 3 कम हासिल 3 कम 4, मतलब 20 रुपए के आसपास हमको मिलना चाहिए। बट नहीं, फर्टिलाइजर का रेट हर साल बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हर साल बढ़ती जा रही है, बट रेट वहीं का वहीं है। क्यों नहीं शिफ्ट करेंगे लोग क्यों नहीं शिफ्ट करेंगे? कैश क्रॉप की तरफ चले गए। और आज ये बात नहीं है, आने वाले समय में भी यही होगा। अगर हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को नहीं कंट्रोल करेंगे तो आज जो आप गेहूं चावल खरीद रहे हैं, चलो ठीक है, तुमको तो लग रहा है कि गेहूं चावल बहुत सस्ता हो जाएगा, किसी समय ऐसा आएगा कि गेहूं चावल खरीदने के लिए मार होगी रास्ते पे। खैर, अब हम आते हैं रिफॉर्म इन इंडस्ट्री में। अब किस में आते हैं? रिफॉर्म इन इंडस्ट्री में आते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म बहुत सही नहीं था। इंडस्ट्री के रिफॉर्म के नाम पे घंटा कुछ नहीं था हमारे पास, इंडस्ट्री के नाम पे कुछ थी नहीं, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस तो मोर किसकी तरफ था? सर्विस सेक्टर की तरफ था। सर्विस तरफ की हमारा झुकाव जरूरी है। आज भी देखो हमारा प्राइमरी और जो प्राइमरी तो डूबा ही डूबा है, सर्विस में ही हम हैं। कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है जिसका नाम तुम जानते हो? टाटा को छोड़ के, बिरला को छोड़ के, अडानी को छोड़ के, जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग में जो हो, जिसमें सबसे बड़ा नाम कमाई हो। टाटा को छोड़ो, टाटा के अलावा कोई बड़ी कंपनी नहीं है जिसका नाम तुम जानते हो। यूएस की कितनी कंपनीज हैं जिसका नाम तुम समझ सकते हो? जैसे क्या, जूते में ले लो, तुम नाइक यूज करते हो, पूमा यूज करते हो, तुम एडिडास यूज करते हो, क्योंकि हमें वेस्टर्न गुड्स बहुत अच्छे लगते हैं। हमें गोरे लोग जूता पहन के दौड़ रहे हैं तो अच्छा लगेगा, फोटो लगा हुआ है अच्छा लगेगा। हमारे कपड़े, हमारे अपने नाम के कोई कपड़े हैं, टेक एनी हिंदी नेम दैट बिलोंग्स टू यू। मुफ्ती लाल जो मुफ्ती की जीन्स बनाता था, आज उसने मुफ्ती नाम रख लिया। यही कि भाई अगर फॉरेनर नेम नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा हमारा। पीटर इंग्लैंड, मोस्ट ऑफ द जो गुड्स तुम यहाँ पहनते हो वो मोस्ट ऑफ द मेड इन आदित्य बिरला ग्रुप्स। वो आदित्य बिरला ग्रुप्स बना रही है, वो सिर्फ कपड़ा तुम पहन रहे हो, उस पर टैग बस बदला हुआ है। किसी के पास लीवाइस है, किसी के पास फ्लाइंग मशीन है, किसी के पास पीटर इंग्लैंड है, किसी के पास ये है वो है। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंड। तो इंडस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एकदम डूब चुकी थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एकदम काम 25 हो चुका था, एकदम डूब चुकी थी। ठीक है, एक तरफ गवर्नमेंट का कंट्रोल तो था ही, डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस चल रही थी कि मतलब कितना गुड्स कमोडिटी पर तैयार करना है, और अचानक तुमने खोला तो जो मान लो, खुद सोचो 1991 के पहले ये हो रहा था कि आप इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, और उसके बाद से आपने कहा कि बनाइए, उसके बाद से आपने कॉम्पिटिटर भी छोड़ दिया। लो बेटा ये लो। ये सोचो कि तुम ऐसे मार्केट में हो जहां समोसे में आलू नहीं दिया जाता है, तुमको ये कहा जाता है कि समोसे में आलू नहीं आता है। फिर कोई आता है, दूसरा दुकानदार खोलता है, कहता है कि भैया समोसे में तो पनीर भी डाला जाता है। किसकी तरफ जाओगे? पनीर वाले की तरफ तो जाओगे। वही मामला यहां भी हुआ। चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो थे, चीप बाहर से इंडिया में चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को फिर से बूटअप कर दिया गया। इंडिया में चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आ गए, ये लो, खा लो, खा के एकदम उड़ जाओ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ था नहीं। इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें कि कैपिटल गुड्स बनाना था तो वो तो एकदम मार्केट खत्म ही था हमारे यहाँ से। बड़े बड़े लीडर थे भाई, बड़े बड़े लीडर थे यहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक, तो चीप क्वालिटी को क्या कर दिया गया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया कि भैया के लिए आप इस्तेमाल करिए। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से ये हो गया कि कंपटीशन लेवल को एकदम खत्म कर दिया गया। कंपटीशन तो एकदम खत्म ही हो गया। मार्केट हो गया कोलैप्स। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो लड़ रहे थे वो तो लड़ ही रहे थे, और जो बिचे गुने थे कि कितनी कंपनियां बंद हो गई। आज ये सुनो कि उस जमाने में कितनी ऐसी फैक्ट्री थी जिसका कोल्ड ड्रिंक का नाम सुने होगा। तुम घर में पापा से पूछना कि पापा कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक पिए, वो कई कोल्ड ड्रिंक का नाम बता देंगे। कैंपा कोला, कोका कोला के चले जाने के बाद दो ही जो कंपनीज थे, या तो थम्स अप की बात करो या कैंपा कोला की बात करो। थम्स अप तो रुक गया क्योंकि वो खरीदा गया कोका कोला के द्वारा, बट कैंपा कोला का नाम आज तक लोग कहीं ना कहीं देखने को तुमको मिल जाएगा, बट वो पुराना लीडर था, वो खत्म हो गया। तो रिफॉर्म की वजह से इंडस्ट्री में दिक्कत आने लगी। उसके बाद से डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पीएसयूज का बिकना चालू हो गया। पीएसयूज को बेचा गया। अगर हम बात करें 90s-80s में तो करीबन 2500 करोड़ के आसपास का ये डिमांड हो रहा था कि पीएसयूज, करीबन 2500 करोड़ का डिमांड था कि हम बेच देंगे, बट ये चला गया करीबन 3400 करोड़ के आसपास। तो उस समय तो दिख रहा था कि चलो ठीक है पैसा मिलेगा, बट हम 2011 अगर 12 की बात करें, अगर 2000 के बीच की अगर हम बात करें तो अमाउंट 56,000 करोड़ के आसपास था। ये हो रहा था कि 56,000 करोड़ के आसपास बिकेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये बिका कितने में? 34,000 करोड़ के आसपास, 34,000 करोड़ के आसपास बिका।
तो यहाँ तो फिर ये भी देखो, यहाँ भी करप्शन चल रहा था मामले में कि 56,000 करोड़ की वैल्यूएशन की सामान को आपने 34,000 करोड़ में बेच दिया, ये दिखा के कि आपकी वैल्यूएशन है ये नहीं है एसेट्स की इतनी। ये कह रहे थे कि अरे यार ठीक है, बिक गया, छोटे कम दाम में बिका है, क्या जरूरत है। ये बताओ जिसकी अब जहां पर रेवेन्यू सीधे 20,000 करोड़ का अंतर आ जाए, 2,000 करोड़ का अंतर आ जाए, 200 करोड़ का भी अंतर आ जाए, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू डाउन हो जाएगा ना। वो डिमांड कर रहे हैं इतना, तुम दे इतना रहे हो, और उसके बाद से बिक भी जा रहा है, तो रेवेन्यू डाउन होगा। अब रेवेन्यू डाउन होगा तो गवर्नमेंट के पास मोस्टली अमाउंट ही नहीं बचेगा रेवेन्यू का। वो ऐसे ही पैसा खर्च कर रही है कि इस पे डेवलपमेंट प्रोसेस पे, सोशल सिक्योरिटीज में पैसा खर्च कर रही है। तो यहां पे ये मामला हुआ। उसके बाद करें रिफॉर्म इन फिजिकल पॉलिसी। रिफॉर्म इन फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या हो गया भैया, ट्रेड बैरियर्स पे जो आप लगाम लगाए थे, जो टैक्सेस पे आपने लगाम लगाई थी, उसका सीधे का सीधा मामला उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया, अब ये टैक्स रिफॉर्म पे इन्होंने कहा था कि टैक्स रिबेट देंगे, टैक्स रिबेट देंगे या टैक्स के अमाउंट को कम करेंगे, टैरिफ को कम करेंगे, टैरिफ को कम करेंगे, टैरिफ को कम करेंगे। अब ये सब क्या हो गया था, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इन्वेजन और ज़्यादा चालू हो गया। इसकी वजह से इन्वेजन और ज़्यादा चालू हो गया। अब क्या हो गया कि इन लोग देखो, टैक्स को कम करने का गवर्नमेंट का ये प्लान था कि अगर हम टैक्स कम कर देंगे तो लोग क्या करेंगे, मोस्टली खुल के सामने आएंगे कि लो भैया हमारा भी पैसा लो, हम तो टैक्स बचा के रखे थे। दिमाग में तो गवर्नमेंट का यही चल रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं कुछ। इसका ठीक उल्टा हो गया, पूरा का पूरा टैक्स जो हो गया इंप्लीमेंटेशन हो गया उसका ट्रांसफर ऑफ अमाउंट में, मतलब कि अमाउंट ही पूरा का पूरा जब्त हो गया, लोग देते ही नहीं थे। अब ऐसा ही डर था उनको कि अमाउंट बचा हुआ है, ऐसा ही अमाउंट नहीं देना है। तो यही सब मामले चल रहे थे। इन्हीं सब मामलों में हमारा पूरा का पूरा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का टोटल असेसमेंट दिखता है हमको। कंक्लूजन में ये बात आती है कि लास्टली देखो यही हुआ कि डेवलपमेंट तो हुआ, बट सेक्टर जो थे तुम्हारा सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ इन द रिस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड इंडस्ट्रियल। मतलब कि अगर हम टर्शरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें और प्राइमरी की बात करें तो उनका डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से सर्विस सेक्टर का हुआ। और किसी भी इकोनॉमी में अगर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं करता है तो वो इकोनॉमी कभी ना कभी कोलैप्स करती हुई है, जैसे हमको देखने को मिला था 2008 में। जैसा हमको 2008 में देखिए, तीनों सेक्टर जो होते हैं, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया या टर्शरी हो गया। हम प्राइमरी से सीधे टर्शरी पे चले गए, सेकेंडरी का नामो निशान गायब हो गया। इसके बाद तो ये इसका भी नामो निशान गायब हो गया। अब हम डिपेंडेंट किस पे हैं, इस पे। कोई भी इंडस्ट्री तुम बताओ कि जो भी इंडस्ट्री का तुम नाम जानते हो जो फेमस है तुम्हारी कंट्री की, जो सबसे बड़ी हो, टाटा को छोड़ दीजिए, रिलायंस को छोड़ दीजिए, 2 ही 3 कंपनी है, उसके बाद आपको जूते में किसी का नाम है वर्ल्ड वाइड, कपड़े में किसी का नाम है वर्ल्ड वाइड, बोलो घड़ियों में किसी का नाम है वर्ल्ड वाइड। कैसियो की घड़ी पहन रहे हो, राडो की घड़ी पहन रहे हैं, रोलेक्स की घड़ी पहनेंगे, मगर इंडियन घड़ी हम नहीं पहन सकते। फास्ट्रैग पहनना हमारी इज्जत के खिलाफ, उसके नीचे के तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोग भी बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ी वाला काम भी करते हैं। अगर माइक्रोमैक्स किसी ज़माने में वर्ल्ड बेस्ट फ़ोन बनाया करता था इंडिया में, किसी समय वो IPL कराया करते थे, मगर बेवकूफ़ी, माल डंप किया चाइना से। आज जो कंपनी उनको सामान दे रही थी, उनके जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रही थी, आज वो कंपनी मार्केट लीडर बनी हुई है इंडिया में। तो गलती हमारी भी है। इसमें गलती सिर्फ एक उस इंसान की नहीं है, उस गवर्नमेंट की नहीं है, इसमें गलती हम खुद की भी है कि हमने कैसे अपने को लीडर बनने से रोका अपने को। इसमें गलती और किसी की नहीं है। कोई एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी इतनी ख़राब हुई या इसका इम्पैक्ट ऐसा पड़ा, आपको पैसा उधार लेना पड़ा। बट कुल मिला के बात यह है कि अब आपको अच्छी जानकारी है, यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू कोप अप विथ ऑल दिस फैक्ट्स, तो अब आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड डेटा को ज़्यादा ही यूज़ करता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो में कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं डिटेल में और ही चीज़ों को समझाता जाऊँगा। ये तो सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके बाद से फिर NCERT के साथ और बेसिक पॉइंट फिर क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय।